हेलो 10वीं क्लास के बच्चों, आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी नीलाला की जो 2 कविताएं थी हम पूरी कर चुके हैं। उत्साह और अट नहीं रही है। इस वीडियो में हम इसका प्रश्न अभ्यास पूरा कर लेते हैं। पहला हम जो प्रश्न ले रहे हैं, आप अपनी बुक खोलकर पेज नंबर 35 पर आइए और देखिए। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? तो बेटा आपको ये क्वेश्चन फिर उसी तरह देखना है, 1 नंबर में है या 3 नंबर में है, उसके हिसाब से इसको लिखना है। तो पहला है, क्यों कहता है ऐसा? गरजने के लिए क्यों कहता है? कि वो हल्की फुल्की फुहार नहीं चाहिए, वो हल्की फुल्की रिमझिम नहीं चाहिए। बादलों हमें तेज बरसात दीजिए जिससे सारी धरती की जो प्यास है वो मिट जाए। ये हो गया 1 नंबर के लिए उत्तर। और इसी को हमें एक्सप्लेन करना है 2 नंबर या 3 नंबर के लिए। इसी बात को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम इस पेज पर आएंगे और देखेंगे कि वो कहता है कि अपने सुंदर काले घुंघराले बालों को फैला दो, उसके बीच में से चमकीली बिजली चमकने दो, गरजो, जोर से शोर मचाओ ताकि हमारे अंदर उत्साह भर जाए, हम एनर्जी खो जाएं कि अब बारिश ऐसी बरसेगी, ऐसा बरसेगा कि चारों ओर हरियाली, खुशियाँ और सौंदर्य बिखर जाएगा। तो इसलिए वह बादलों को शोर मचाते हुए, गरजते हुए आने के लिए कहता है और कहता है कि ऐसा बरसो कि हमें रिमझिम ना दो, हमें तेज बरसात दो जिससे कि धरती की प्यास अंदर तक बुझ जाए। इस तरह से वह बादलों को गरजने के लिए कहता है, रिमझिम फुहारों के साथ बरसने के लिए नहीं। ये तो हो गया बेटा इस प्रश्न का उत्तर। अब आ जाओ, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? जब बादल गरजते हैं, अब मैं इसका उत्तर बताऊंगी एक लाइन के लिए, फिर उसको एक्सप्लेन कर देंगे हम 3 नंबर तक के लिए। अब जैसे पहले में है, शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? उत्साह इसलिए रखा गया कि जब कोई नया जीवन हमें मिलता है, कोई हमारे यहाँ उत्साह होता है, कोई नया जीवन हमें प्राप्त होता है, तो हमारे जीवन में उत्साह भर जाता है। कुछ भी नई चीज़ हमारे साथ होती है, कहीं हमारी ट्रांसफ़र होती है, कहीं हमारे को जाना आना होता है, या कहीं हमें घूमने जाना है, कोई भी हमारे जीवन में एक बदलाव जब आता है ना, सुंदर सा बदलाव, तो हमारे को उत्साहित फील करते हैं हम। इसलिए इस कविता का नाम, जो बादल गरजेंगे, जल बरसेगा, तो हमारे अंदर उत्साह भर जाएगा, इसीलिए इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा गया। ये बात आपको इस 1 नंबर या 2 नंबर में बहुत है इतना लिखना। और अगर इसी को एक्सप्लेन करते हो 3 नंबर के लिए, फिर आप इसको और एक्सप्लेन करते हुए इसमें से उत्तर निकालो। इतना तो हो गया 2 नंबर में। अब तीसरा नंबर में डालना है तो हम इसको भी ले लेंगे, इस स्टैंजा को भी, जो हमने भी पढ़ा था पिछले वीडियो में। तो आप वहाँ से देखो, उसको समझो, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ से भी हम ले सकते हैं। कवि चाहता है कि बादल जो हैं गरजते हुए आएं और इतना बरसें कि चारों ओर उत्साह फैल जाए, उमंग आ जाए, नया जीवन आ जाए। इस तरह कहते हुए कवि ने इस कविता को उत्साह शीर्षक बिल्कुल सार्थक दिया है। इस तरह से लिखते हुए हमें से 1 नंबर से 3 नंबर तक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो अगले प्रश्न पे आए बच्चों। इस प्रश्न में पूछा गया है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? मतलब बादल क्या संदेश देना चाहता है, प्रश्न को समझना सबसे ज़रूरी होता है। बादल क्या संदेश देता है? तो बादल क्या संदेश दे रहा है? हमें इससे पता चलता है कि बादल हमें उत्साहित करते हुए आगे बढ़ने की प्रेरणा देने का संकेत कर रहा है। ये तो आपके लिए हो गया 1 नंबर के प्रश्न में उत्तर। 2 नंबर में लिखना है तो बादल जो है हमें, एक तो हो गया संघर्ष के लिए, दूसरा हमें नए जीवन की ओर बढ़ाने के लिए संकेत दे रहा है। तीसरा पॉइंट हम ले ले तो वह हमारी उदासी और परेशानी को दूर करने के लिए सारे विश्व की प्यास बुझाते हुए आगे बढ़ने का संकेत देता है। तो ये शीतलता प्रदान करने के लिए हमें संकेत दे रहा है। तो इस प्रकार से एक पॉइंट और हम निकाल लें कि वह
हर परेशानी विद्युत छवि उर में, मतलब उस जो परेशानी हमारे हृदय में है, जो तकलीफ हमारे हृदय में, उसके होते हुए भी आगे बढ़ने का संकेत देता है कि परेशानियों को सब साइड कर दो और आगे बढ़ो। इस प्रकार का भी बादल हमारे को संकेत दे रहा है। तो ये 4 पॉइंट आपके 3 नंबर के प्रश्न के लिए। 1 नंबर में यह हमें आगे बढ़ने की ओर उत्साहित और प्रेरित करने का संदेश दे रहा है। ये 1 नंबर, 1 से बता दिया, 2 बता दिया, 3 बता दिया। आप इनमें से जैसा प्रश्न आएगा उसके हिसाब से आप इसका उत्तर लिख सकते हो। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पर। शब्दों का ऐसा प्रयोग जिसमें कविता में के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो। ध्वन्यात्मक मीन्स ऐसा भाव, मीन्स ऐसा कोई भाव उसमें आए जिससे ध्वनि पैदा होती हो, ध्वनि पैदा होती हो, आवाज पैदा होती हो। नाद सौंदर्य कहलाता है। ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं हम कि नाद सौंदर्य है इस कविता में। नाद में आवाज का सौंदर्य, जैसे ढोलक बजाओ, जैसे ढोल पीटो, हे बादलों गरजो, इस तरह के जो शब्द हैं ये नाद सौंदर्य के प्रतीक हैं। तो ऐसे शब्द को नाद सौंदर्य वाले शब्द कहा जाता है। प्रश्न में आगे है, उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द हैं जिससे नाद सौंदर्य मौजूद है, इसका पता चलता है। ऐसे शब्दों को छांट कर लिखिए। बेटा इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते, जिसका कारण ये है कि आपके सामने कविता नहीं है जिसे आप छांट के लिख दो। कविता जब दी है तब उसमें से छांट के हम लिख सकते हैं, परंतु जब कविता नहीं दी गई तब हम उसे नहीं लिख सकते। तो हमें फिर भी, लेकिन हमें इसका ज्ञान होना चाहिए, इसका पता होना चाहिए कि इसका उत्तर बनता क्या है। तो हमें यहाँ पे आना है इस पेज पर, बादल गरजो। एक हो गया ना, वो आवाज करने के लिए घोषणा करना, जैसे आवाज करना। तो इस पंक्ति से नाद सौंदर्य झलकता है इन शब्दों से। उसके बाद आ जाओ, नवजीवन देने वाले, जैसे जोर से बोले ना, कौन दे रहा है नवजीवन? बादल। तो यहाँ पर भी नवजीवन देने वाले, इस पंक्ति को भी हम इसमें नाद सौंदर्य में डाल सकते हैं। फिर शीतल कर दो बादल गरजो, यहाँ पर भी वो ये जो ध्वनि है वो आवाज, तेज आवाज के साथ उन्होंने पुकार कर कहा, जोर से कहा, इसलिए इसको भी हम नाद सौंदर्य में काउंट कर सकते हैं। इन 3 शब्दों को हम फिर भर दो बादलों गरजो, ये सब जो शब्द है ना, ये नाद सौंदर्य का प्रतीक है। तो इस तरह के शब्दों को हम उसमें लिख सकते हैं। ये 4 ही शब्द हैं, नंबर के हिसाब से आप इसको डिवाइड करके लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद है रचना और अभिव्यक्ति। 5वां प्रश्न आता है इसी का, जैसे बादल उमड़ घुमड़ कर बारिश करते हैं, वैसे ही कवि के अंतर मन में भी भावों के बादल उमड़ घुमड़ कर कविता के रूप में अभिव्यक्त होते हैं। ठीक है ना, जैसे बादलों के अंदर जो शोर है, कवि उन्हें अपनी कविता में भी उनको प्रस्तुत कर रहा है। ऐसे ही किसी प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर अपने उमड़ते भावों को कविता में उतारिए। अब प्राकृतिक सौंदर्य लिया है बेटा, प्राकृतिक सौंदर्य हमें यहाँ पर 2 कविताओं से मिल रहा है, जिसमें एक तो फागुन का मिल रहा है और दूसरा हमें मिल रहा है बादलों से बरसात का। बेहतर सक्रियता, बादलों में अनेक कविताएं, बादलों पर शब्दों पर अनेक कविताएं। कुछ कविताओं का संकल्प करें और उनका चित्रांकन भी कीजिए। ये आपका क्रिएटिव क्वेश्चंस है। अब हमारे इस प्रश्न अभ्यास की अगला पोर्शन आ रहा है, कविता अट नहीं रही से। इसके प्रश्न देखते हैं। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों को बाहर की दुनिया में से सामंजस्य से बिठाना। मतलब छायावाद जो त्रिपाठी जी हैं ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी जो हैं, ये एक अंतर मन के छायावादी कवि हैं। मतलब छायावादी मीन्स, बस आप इतना ही समझिए, इसको ज़्यादा समझने की ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। वो एक छायावादी कवि हैं और वो अपने जो अंदर उनके मन में विचार चलते हैं, वो बाहर की जो छवि देखते हैं उसमें अपना वो उसको सेट कर देते हैं, उसको कविता का फ्रेम कर देते हैं। कविता की किन पंक्तियों को पढ़कर यह इस धारणा की पुष्टि होती है? लिखिए। ये कविता में आप इसको ले लो कि अट नहीं रही आभा फागुन की तन सट नहीं रही। ये 3 पंक्तियों से आप कह सकते हो कि वो ये छायावादी की विशेषता है और उन्होंने फागुन को तन का रूप दे दिया है और जो उसमें जो उसकी सुंदरता है
फागुन की वो उनकी आंखों में समाहित नहीं हो पा रही, इतनी सुंदर आभा है कि वो उससे आंखें नहीं हटा पा रही हैं। इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका उत्तर। कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? भाई सुंदर नज़ारे से तो किसी की भी नज़र नहीं हटेगी, तो है ना, ये बात हमें इसमें एक्सप्लेन करनी है। कैसे करेंगे कि कवि की आंख फागुन से इसलिए नहीं हट रही है कि वह मंद मंद जो हवा चल रही है और हवा में जो खुशबू, फूलों की खुशबू है, सुंदर नज़ारा है, हल्के हल्के पत्ते नृत्य कर रहे हैं, पेड़ों पर पत्ते नृत्य कर रहे हैं, फूल चारों ओर फूल खिल रहे हैं, वह इतने सुंदर नज़ारे से अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहे हैं। वो बार बार उन्हीं की ओर देखना चाहते हैं, बार बार ऐसे ही दृश्य देखना चाहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कवि की आंखें फागुन के सौंदर्य से हट ही नहीं रही हैं। तो अगले प्रश्न पे आए। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? तो अब इसको लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे कि कहीं हरे पत्ते हैं तो कहीं लाल पत्ते फूल खिले हुए हैं, तो कहीं पीले फूल खिले हुए हैं, मंद मंद हवा चल रही है, सुंदर ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे धरती ने फूलों की माला पहन ली हो, जैसे देवी का रूप, वन की देवी का रूप और निखर आया है। तो इतनी सुंदरता को, इसमें जितनी भी आपको सुंदर चीज़ें दिखती हैं वो सब आप इसमें डाल सकते हो। जब आपको ये कविता याद है ना बेटा, तो आप कुछ भी लिख सकते हो, इसका अर्थ समझ में आता है तो आप इसमें से अपने उत्तरों में इनको दे सकते हो। कुछ स्पेसिफिक होते हैं बट कुछ तो सिर्फ कविता में से ही उठा के हमें लिखने होते हैं। तो इस तरह की जो वन की देवी है वह फागुन में इतनी सुंदर लग रही है, इतनी सुशोभित हो रही है, सुंदरता से लदी पड़ी है, उसके कण कण में शोभा है, सुंदरता है कि कवि उसकी ओर से अपनी आंखें ही नहीं हटा पा रहा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं में से अलग होता है? प्रश्न नंबर 4 है ये। फागुन में ऐसा क्या होता है? फागुन कहते हैं बसंत के महीने को। बसंत का महीना आता है मार्च, फरवरी मार्च और के आसपास। ठीक है, तो उस महीने में ना तो ठंड ज़्यादा होती ना गर्मी ज़्यादा होती, बहुत ही प्लेजेंट मौसम होता है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है। ना आदमी को पसीना आता है ना आदमी को ठंड लगती है। तो और चारों ओर फूल खिलते हैं, सुंदर मनमोहक। जब फूल खिलेंगे तो उनकी खुशबू चारों ओर वातावरण में रहेगी, तो व्यक्ति का मन जो है प्रसन्न और प्रफुल्लित रहता है इस मौसम में। तो इसलिए यह बाकी जो गर्मी सर्दी आदि ऋतुएं हैं उनसे यह अलग होता है फागुन का महीना, फागुन की ऋतु जो है। इन कविताओं के आधार पर निराला जी की काव्य सौंदर्य की, काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। देखो, मैंने कल के वीडियो में आपको 3 तो ऐसी पॉइंट बताए थे जो आप किसी भी कवि के लिए लिख सकते हो, और अब जो मैं बताऊंगी वो सिर्फ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के लिए बताऊंगी। आपने नहीं सुना तो पिछले वीडियो में आप सुन लीजिए। अब इसके अकॉर्डिंग एक बात तो ये होगी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी छायावादी कवि हैं, अभी हमने पढ़ा। ठीक है, इसलिए उनकी कविताएं बहुत ही मोहक होती हैं, बहुत ही मन को खुश करने वाली होती हैं। दूसरी बात, सूर्यकांत त्रिपाठी जी अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग करते हैं। तीसरी बात, उनकी भाषा शैली लयात्मक होती है, यानी कि संगीतात्मक होती है। संगीत में ना म्यूजिकल होती है, जैसे हम गाने के बोल लास्ट के राइमिक होते हैं ना, उसी तरह से इनकी ये 3 विशेषताएं आप 3 नंबर के लिख सकते हो। बाकी जो कल 3 मैंने बताई थी उनको भी, अगर आपके ज़्यादा नंबर का प्रश्न है तो आप उनको भी डाल सकते हो। तो ये 4-5 जब विशेषताएं लिखेंगे तो आपके 3 में से 3 नंबर कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बेटा, अगले प्रश्न पे आते हैं। रचना और अभिव्यक्ति। होली के आसपास प्रकृति में जो परिवर्तन दिखाई देते हैं उन्हें लिखिए। होली के टाइम जो मौसम होता है वो लिखना है। आपको पता है ना गर्मी होती है ना सर्दी होती है, बहुत अच्छा मौसम होता है। हम पानी से भी खेलते हैं, थोड़ी थोड़ी सर्दी भी लगती है, रंगों से खेलते हैं, तो ऐसा मौसम लिखना है यहाँ पर। इसमें तो कोई विशेष बात है ही नहीं, सब बच्चे जानते हैं कि होली पे कैसा मौसम होता है। प्रकृति भी फूलों से लदी, फूलों वाली होती है, क्योंकि बसंत ऋतु हो चुकी है। मार्च के आसपास होली आती है, मार्च एंड में या अप्रैल फर्स्ट वीक में ऐसे होली आती है। तो उस टाइम जो मौसम होता है वो फागुन का मौसम होता है। फागुन के मौसम की तो हम सारी बात पढ़ ही रहे हैं, तो आसान है ना इसका उत्तर भी लिखना। इसी तरह अगले प्रश्न पे आएंगे, तो वो है पाठ्येतर सक्रियता। मतलब आप अपनी किताब के साथ सक्रिय बने रहो,
एक्टिव रहो, बुक पढ़ो, समझो बुकों को, अपनी हिंदी की बुक पुस्तक को। फागुन में गाए जाने वाले गीत जैसे होरी है, फाग है आदि गीतों के बारे में जानकारी हासिल करो। पिक्चरों में बहुत सारे गाने आपने भी सुने हैं, पिक्चरों से हमें ये गाने बहुत आसानी से मिल जाते हैं। उसके बाद है वर्ड मीनिंग, शब्द संपदा। इसमें से आपको हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि ये पढ़ लें, इनके अर्थ को जो जानते हैं उनको भी एक बार फिर से देख लें, ताकि अगर किसी शब्द को लेकर, सकल शब्द को लेकर कोई मुहावरा या लोकोक्ति बनाने को दे दी जाए या इसका वाक्य प्रयोग दे दिया जाए तो हम आसानी से इसे कर सकें। ठीक है, उसके बाद ख़त्म हो गया ये चैप्टर। अब अगले वीडियो में जो हमारा लास्ट टॉपिक है कन्यादान, उस पर मिलते हैं।